सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। नाज़रीन, आज की कहानी नाशुक्री के बारे में है, गरूर और तकब्बुर के बारे में। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक बारहसिंगा जंगल में हरी भरी घास चर रहा था। पेट भर जाने पर उसे प्यास लगी और उस जंगल में शफाफ पानी की एक नदी थी। अब ये बारहसिंगा प्यास बुझाने के लिए उस नदी के किनारे पर जा पहुँचा। पानी पीने के लिए जब उसने मुँह नीचे किया तो उसे शफाफ पानी में अपना अक्स दिखाई दिया। ये अक्स देखकर बारहसिंगा बहुत खुश हुआ। सर पर मजबूत और लंबे सींगों ने उसे गुरूर और तकब्बुर में मुब्तला कर दिया। उन्हें देखकर उसने ये सोचा कि इन सींगों की वजह से मेरी खूबसूरती को 4 चांद लग गए हैं। और उसके जहन में ख्याल आया कि मैं जंगल का सबसे हसीन जानवर हूँ और सर पर सींगों का ताज भी है, इसलिए जंगल का बादशाह शेर को नहीं बल्कि मुझे होना चाहिए। बारहसिंगा भी अपने सींगों को देखकर खुश हो ही रहा था कि उसकी नज़र अपनी पतली और कमज़ोर टांगों पर पड़ी। टांगों को देखकर वो बहुत अफसुर्दा हो गया और सोचने लगा कि काश मेरी टांगें भी सींगों की तरह खूबसूरत होती। अच्छा, कुछ देर अपनी टांगों को वैसे देखता रहा और उसके बाद बारहसिंगा जंगल में अपने ठिकाने की तरफ चल पड़ा। वो अपनी पतली और दुबली टांगों को कोसता हुआ आगे बढ़ रहा था कि अचानक एक शेर ने उस पर हमला कर दिया। अब शेर को देखकर बारहसिंगा जान बचाने के लिए घने जंगल की तरफ भागने लगा। उसकी यही पतली और दुबली टांगे जिसको वो कोस रहा था जल्द उसे शेर से बहुत दूर ले गई। शेर उससे बहुत पीछे रह गया। अब भागते भागते बारहसिंगा ने मुड़कर अपने पीछे आने वाले शेर को देखने की कोशिश की तो उसके लंबे और खूबसूरत सींग जिस पर से बहुत गुरूर था, नाज था। कुछ देर पहले वो नाज कर रहा था देखकर और तकब्बुर में बाकायदा मुब्तला हो गया था उन सींगों की बुनियाद पर। वही सींग एक दरख्त की झुकी हुई टहनियों में फंस गए और उस पर बारहसिंगा बहुत परेशान हुआ। उसने अपने सींग छुड़ाने के लिए सर तोड़ कोशिशें की, बहुत ज़ोर लगाया, लेकिन इस कोशिश में उसके सींग टहनियों में मज़ीद फंस कर रह गए। अब उसे एहसास हुआ कि उन लंबे और खूबसूरत सींगों से उसकी दुबली पतली टांगें जिनको वो कुछ देर पहले कोस रहा था वो ज़्यादा बेहतर हैं और इन्हीं टांगों के सहारे अपनी जान बचाने के लिए वो अब तक भागता रहा। बारहसिंगा खुद को आज़ाद कराने की कोशिश कर रहा था कि शेर उसके करीब आ पहुँचा और छलांग लगाकर उसकी गर्दन अपने नोकीले दांतों में दबोच कर खाने लगा। अब इस कहानी का क्या सबक है नाज़रीन? हर कहानी का एक सबक होता है। सबक है कि इंसान को मिलने वाली किसी भी नेमत को उसे हकीर नहीं जानना चाहिए, यानी नाशुक्री नहीं करनी चाहिए। जो भी नेमत है वो नेमत अल्लाह की तरफ से होती है, उस पर गुरूर और तकब्बुर भी नहीं करना चाहिए। और अगर कुछ नहीं है तो नाशुक्री भी ना करें और परेशान भी ना हो। जो है जितना है उसमें खुश रहें, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। अब हमने मंजर ज़िंदगी में बहुत बार देखा कि जो नाशुक्री करता है या किसी तकब्बुर में मुब्तला हो जाता है तो नुकसान ही उठाता है ना, फ़ायदा तो कभी नहीं होगा नाशुक्री का या तकब्बुर का, गुरूर का, नुकसान ही होगा। अब सियासत की अगर मैं बात करूं तो जैसे कहानी में बारहसिंगा को सींगों ने गुरूर में मुब्तला कर दिया था, ऐसा ही गुरूर और तकब्बुर पीडीएम में भी नज़र आया। ऐसा ही नाज़रीन, पीडीएम रहनुमाओं के बयानात अवाम रोज़ सुनते हैं। अब आप बताएं, क्या ये गुरूर नहीं है? क्या ये तकब्बुर से भरे हुए नहीं होते? ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो कर देंगे, ब्ला ब्ला ब्ला, कोई हमारा मुकाबला कर नहीं सकता, हुकूमत को उठाकर बाहर फेंक देंगे, 1 मिनट में ये कर देंगे, चुटकी बजा के वो कर देंगे। एक ये घुमंड, गुरूर, तकब्बुर और ऊपर से मुल्क दुश्मन बयानियाँ, इदारों की मुखालिफत। पीडीएम की आदत समझ रही थी कि वो अपने रियासत मुखालिफ बयानिए के ज़रिए अवाम की नज़रों से अपने जो करप्शन केसेस हैं वो छुपाने में किसी तरह कामयाब हो जाएगी। और पीडीएम ख़ासतौर पे मुस्लिम लीग नून को ये लगता था कि वो पाक फ़ौज और कौमी सलामती के इदारों को टारगेट करके ख़ुद को किसी तरह मजलूम साबित कर देगी, यानी एक बार फिर से अवाम को टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करेगी और अवाम को बेवकूफ़ बना के चलती बनेगी, अपनी करप्शन का हिसाब देने से भी इस तरह बच जाएगी। लेकिन वो क्या है, कहते हैं ना कि हिसाब तो होकर ही रहेगा, अब की बार तो होकर ही रहेगा, कोई बचने वाला नहीं, कोई भागने वाला नहीं है। अब इस दुनिया में ना सही, चले हम 1 मिनट के लिए समझ लेते हैं कि दुनिया में शायद इनका हिसाब ना हो, लेकिन अगले जहान पर तो ईमान है आप लोगों का, अगले जहान में हिसाब हो जाएगा। लेकिन जो तकब्बुर करता है, गुरूर करता है, उसका अंजाम याद रखिएगा, अल्लाह ताला उस शख्स का अंजाम उसे दुनिया में दिखा देगा। और आपको याद है
यकीनन याद होगा कि पीडीएम ने जलसों में कैसे तकब्बुराना अंदाज में हुकूमत को ललकारा। पीडीएम ने अवाम का कंधा इस्तेमाल करने की, हमेशा की तरह करते हैं अवाम का कंधा इस्तेमाल, बेचारे वोटर्स का कंधा इस्तेमाल, और दोबारा अवाम का कंधा इस्तेमाल करने की कोशिश की और जलसे किए। मदरसों के बच्चों को आलाकार बनाया गया। उन बेचारे बच्चों पे मुझे बड़ा तरस आता है, उनको इस्तेमाल किया जाता है अपने मकासद के लिए। उन बच्चों को आलाकार बनाया गया और जिनका सियासत से बेचारों का कोई लेना देना ही नहीं था। ऑपोजिशन इस गुरूर और खुशफहमी का शिकार थी कि वो जलसे करके अपने मुफादात को हासिल कर लेगी। लेकिन जलसे जुलूसों की औकात, असलियत कब सामने आई कि इनकी क्या औकात रहेगी अवाम की नज़र में? लाहौर जलसा आपको याद होगा। यानी लाहौर जलसे में अवाम ने पीडीएम को बाकायदा आईना दिखा दिया कि ये है आपकी औकात, ये है आपकी असलियत, ये है आपकी हकीकत। जलसे फेल हो गए, फ्लॉप हो गए, पिट गए। और उसके बाद इस्तीफों की तड़ियाँ, धमकियाँ भी छोटा लफ्ज़ है, तड़ियाँ लगाते हैं ये। लेकिन फिर उन इस्तीफ़ों को लतीफ़े बनते दुनिया ने देखा, अपनी आंखों से सुना, देखा, सब आपके सामने। और आपको ये भी याद होगा नाजरीन, जब नून लीग के 2 अरकान ने इस्तीफ़े कौमी असम्बली के स्पीकर को भेज दिए थे, याद है क्या हुआ था? वो भी एक लतीफ़ा ही था कि नून लीग की नायब सदर ने उस पर कहा कि इस्तीफ़े अब चूक के चले गए हैं, चाहे गलती से चले गए, मिस्टेक से चले गए, बस चले गए, तो स्पीकर कौमी असम्बली इनको अब कबूल करके दिखाएं। यानी फिर उन बेचारे 2 लोगों का कंधा इस्तेमाल किया जा रहा था। अब वो जो दोनों हैं वो भी समझ गए कि मैडम के इरादे क्या हैं, मैडम तो कंधा इस्तेमाल कर रही हमारा। उन दोनों लीग अरकान वो जो थे वो स्पीकर कौमी असम्बली के बकायदा पाँव पड़ गए कि प्लीज़ इस्तीफ़े कबूल ना कीजिएगा, हमने नहीं भेजे, ये ऐसा मामला है, ये हमने इस्तीफ़े दिए ही नहीं है। पाँव पड़ गए बेचारे। अब मुझे उन पर भी तरस आया। ऐसे लोगों पे बड़ा तरस आता है मुझे, जिनको ये लोग इस्तेमाल करते हैं। अब आपने देखा कि इस्तीफ़े देने वाले इस्तीफ़े वापस लेने के लिए तरले मिन्नतें करने पे आ गए बेचारे, लेकिन सबक फिर भी नहीं सीखा। इतने ढीठ के सबक नहीं सीखना। गलतियों पे गलतियां करते चले जाना है, ब्लंडर्स पे ब्लंडर्स करते चले जाना है, अपना नुकसान करते चले जाना है, बंद गली में दाखिल होते चले जाना है, लेकिन सबक नहीं सीखना। और फिर इसी तकब्बुर और गुरूर के साथ लॉन्ग मार्च की तड़ियाँ लगा दी गई। लेकिन इस्तीफ़े आए, ना ही लॉन्ग मार्च हुआ, बल्कि तारीख पे तारीख दी गई, तारीख पे तारीख बदली गई और पीडीएम के सारे पत्ते एक एक करके हवा देते चले गए। अब जो हुकूमत गिराने के लिए एक पेज पर होने के दावे थे, उसकी हकीकत भी खुल गई कि पेज एक है लेकिन किताब अपनी अपनी। मेरे जुमले पे गौर कीजिए, पेज एक है लेकिन किताब, पूरी किताब अपनी अपनी है। सबके दिमाग में अपना ही कुछ चल रहा है। अब इसीलिए नून लीग और पीपल्स पार्टी में जो वाज़े इख्तलाफात हैं वो खुलकर सामने आने लगे हैं। नून लीग के रियासत मुखालिफ बयानी और हुकूमत के खिलाफ गैरानी इक़दाम उठाने की जो ज़िद है वो देखते ही देखते पीपल्स पार्टी और नून लीग में वाज़े लकीर खींच रही है। अब रही कहीं सही जो कसर है वो बिलावल जरदारी के असम्बली में वज़ीर आज़म के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लाने के ऐलान ने पूरी कर दी। अब इस तजवीज़ ने नून लीग और JUI का, आप कहने के सारे जो बचा हुआ गुरूर था ना, वो भी निकाल के वो फेंक दिया। अब हुकूमत को घर भेजने की फ़िक्र से ज़्यादा नून लीग और JUI को इत्तेहाद बचाने की फ़िक्र खाई चले जा रही है। और सच कहते हैं ना कि बड़ा बोल इंसान को कहीं का नहीं छोड़ता, इसलिए पहले तोलना चाहिए फिर बोलना चाहिए। लेकिन गुरूर और तकब्बुर इंसान को इस काबिल ही नहीं छोड़ता, पहले तोले और फिर बोले। गुरूर तो इंसान को पता नहीं कहाँ पहुँचा देता है और फिर कहाँ गिरा देता है। नून लीग पहले पीपल्स पार्टी और PDM के ज़ोर पर कैसे उछला करती थी, मैं याद करवाना चाहती हूँ। मरियम का क्लिप होगा, टीम ज़रा चलाइएगा। बहुत मुतकब्बिराना अंदाज़, आप समझने के गुरूर से भरा हुआ, तकब्बुर से भरा हुआ मुतकब्बिराना अंदाज़ में ये मुस्लिम लीग नून की नायब सदर ने सहाफ़ी के सवाल के जवाब में क्या कहा कि अगर PDM की तहरीक कामयाब नहीं है तो क्या हुकूमत कामयाब है। अब नून लीग की नायब सदर ने दावा किया कि PDM की तहरीक कामयाब है और जो इसको नाकाम कह रहे हैं वो खुद नाकाम है। लेकिन वो क्या कहते हैं कि गुरूर का सर नीचा हो गया और उल्टा PDM को हर सियासी महाज पर नाकामी का ही सामना करना पड़ा। नून लीग को लगता था कि वो अपोजिशन जमातों के साथ मिलकर इदारों पर चढ़ाई करके हुकूमत का खात्मा कर देगी, लेकिन इस गुरूर ने हुकूमत की बजाय अपोजिशन जमातों के हाथ का बोरिया बिस्तर गोल कर दिया। PDM की तारीख शुरू वक्त से ही आपको पता है कि डगमगा रही है। पहले से एक पेज पे लोग नहीं थे। जब गुजरांवाला जलसे में आपको याद होगा कि मुस्लिम लीग नून के कायद ने फ़ौजी क़यादत के खिलाफ बाकायदा महाज खोल दिया था। याद आपको नाजरीन, पाक फ़ौज के खिलाफ नफरत अंगेज़ जुमले कहे थे जिसे सुनकर बिलावल जरदारी बहुत हैरान हो गए थे, सर पकड़ के बैठ गए थे, परेशान हो गए थे। और बिलावल ये उम्मीद नहीं कर रहे थे कि मुस्लिम लीग नून का इरादा यहाँ तक था कि ये सब कुछ किया जाएगा और बोला जाएगा। उनको इस बात की उम्मीद नहीं थी कि मुस्लिम लीग नून का इरादा ये है। अब देखा जाए तो नून लीग ने पीपल्स पार्टी को
हम कह सकते हैं कि इस तरह डबल क्रॉस किया, इसी को कहते हैं ना डबल क्रॉस करना। बिलावल ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था, आपको याद होगा, कि नून लीग के कायद ने आर्मी चीफ पे जो इल्ज़ामात लगाए उसे सुनकर उन्हें बाकायदा झटका लगा। वो उम्मीद करते हैं कि नून लीग के कायद के पास अपने इल्ज़ामात के सबूत भी होंगे, लेकिन बहुत वक्त गुजरने के बावजूद भी नून लीग इल्ज़ामात के सबूत सामने नहीं ला सकी। और वो इल्ज़ाम जो सबूत के बगैर होता है वो सिर्फ इल्ज़ाम होता है। अगर सबूत है तो सबूत ला के साबित करें। सबूत लाएं क्यों, कैसे लेकर आएँ? सबूत होंगे तो लेकर आएंगे ना, सबूत होते तो सामने आते। सबूत थे ही नहीं, इसलिए कभी सामने ही नहीं आए, ना कभी आएंगे। अब बिलावल के नून लीग के कायद से सबूत देने के मुतालबे के बाद एक बात वाज़ेह हो गई है कि पीपल्स पार्टी नून लीग के इस मुल्क दुश्मन बयानिए के साथ नहीं चल सकती, क्योंकि मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी आइन और कानून की पासदारी पीपल्स पार्टी की तारीख रही है। फिर आपको ये भी याद होगा नाज़रीन के गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात में बिलावल जरदारी और नून लीग की नायब सदर ने अलहदा इंतखाबी मुहिम चलाई थी। नून लीग की नायब सदर ने बिलावल को चाय पर भी बुलाया था, लेकिन वो जो टी पार्टी थी वो भी बिलावल को मनाने में नाकाम रही, कामयाब ना हो सकी। और अब बात रूठने मनाने से आगे चली गई। पहले सिर्फ रूठने मनाने का सिलसिला जारी था, अब बात आगे चली गई। बिलावल की तहरीक अदम एतमाद लाने की बात पर अब नून लीग की नायब सदर बिलावल जरदारी पर इनडायरेक्ट क्या इल्ज़ाम लगा रही हैं, ज़रा ये भी सुन लीजिए। नून लीग की नायब सदर कहती हैं कि उनको बिलावल की तहरीक अदम एतमाद वाली बात टीवी से पता चली। ऐसा ही है, यानी बिलावल जरदारी ने इतना भी मुनासिब ना समझा कि अपनी मुंह भोली जो बहन हैं, जिनको बहन कहते हैं, बड़ी आपा समझते हैं, उनको अपने फैसले से आगाह कर देते। अब ये इस बात की वाज़ेह दलील है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग और जेयूआई से कितनी बेजार हो चुकी है। पीपल्स पार्टी नून लीग और जेयूआई से कितनी बेजार हो चुकी है। और शायद मरियम दूसरी तरफ ये तासुर देना चाहती हैं, क्योंकि तासुर देने में तो मरियम माहिर है, अपनी मनपसंद तासुर देने में। वो अलग बात है कि पकड़ी जाती हैं। ये तासुर देना चाह रही हैं कि वो बिलावल के इस बयान को इतना संजीदगी से ले ही नहीं रही, बस टीवी पर सुन लिया, बस बात ख़त्म। इनके लिए यही काफ़ी है। जबकि इनका ये बयान इस बात की तस्दीक करता है कि बिलावल और इनके दरमियान ये बड़ी संजीदा बात है कि बिलावल और इनके दरमियान बाकायदा कम्युनिकेशन गैप है। और कम्युनिकेशन गैप क्यों होता है, नाज़रीन आप समझदार हैं। बिलावल पार्लियामेंट के मैदान में हुकूमत को टफ टाइम देना चाहते हैं, सेनेट और ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेना चाहते हैं, लेकिन नून लीग ऐसा नहीं चाहती है। अब मजबूरी में ही इसने इंतखाबात में हिस्सा लेने का फ़ैसला किया, क्योंकि नून लीग जानती है कि वो अकेले सड़कों पर कुछ नहीं कर सकती। अब नाज़रीन कल मैंने आपको याद होगा कि मैंने खुर्शीद शाह साहब की एक बात कोट की थी, आज मैं दोहराती हूँ। क्या कहते हैं वो कि नून लीग को जब मतलब होता है ना तो वो पाँव भी पड़ लेती है, पाँव में पड़ जाती है भाई, और जब मतलब निकल जाता है, ख़त्म हो जाता है, तो फिर यही नून लीग जो है ना ये गले पड़ जाती है। ये नून लीग का शेवारा है कि मतलब पढ़ने पे पैर पड़ जाओ, मतलब निकलने पे गले पड़ जाओ। इन्होंने बिल्कुल दुरुस्त कहा, बिल्कुल सही कहते हैं। और आपको मैं इसकी एक मिसाल भी दे देती हूँ कि नून लीग कैसे पीपल्स पार्टी के बाकायदा गले पड़ गई। नून लीग की नायब सदर ने सहाफ़ी के सवाल के जवाब में क्या कहा कि अदम एतमाद की तहरीक में हिस्सा लेने का मतलब एस्टैब्लिशमेंट को सियासत में मुदाखलत करने का रास्ता देना है। यानी इनडायरेक्टली नून लीग की नायब सदर बिलावल पर यह इल्ज़ाम लगा रही है कि पीपल्स पार्टी तहरीक अदम एतमाद लाकर एस्टैब्लिशमेंट को रास्ता देना चाहती है। और नून लीग की नायब सदर के बकौल उनका मतलब ये है कि पीपल्स पार्टी एस्टैब्लिशमेंट से मिल गई है और नून लीग के साथ खेल खेला जा रहा है, जबकि हकीकत क्या है कि ये नून लीग का अपना माजी है। इसलिए अब वो पीपल्स पार्टी को भी अपनी तरह समझ रही। कहते हैं ना कि दुनिया आईना की तरह है, जैसे आप खुद होंगे आपको बाकी भी वैसे नजर आएंगे। अब ये पीपल्स पार्टी को अपनी तरह समझ रही, हम माजी में चलते आए, अब पीपल्स पार्टी भी हमारे साथ ये कर रही होगी। अब नून लीग जैसा करती है वैसा ही ये दूसरों के बारे में सोचती है कि वो भी ऐसा ही करेंगे जैसा कि हम करते रहे, जबकि हकीकत क्या है कि बिलावल सिर्फ और सिर्फ जमहूरियत की फतह चाहते हैं। सुनिएगा बिलावल का क्लिप। अच्छा, बिलावल जरदारी सिर्फ और सिर्फ जमहूरी तरीके से, आप कह लें कि जमहूरी तरीके या फिर आइनी तरीके पर चलकर हुकूमत को टफ टाइम देना चाहते हैं। वो हुकूमत के खिलाफ कोई गैर आइनी कदम नहीं उठाना चाहते ताकि जमहूरियत को नुकसान ना पहुँचे। और यही होती है एक मंझे हुए सियासतदान की सोच, एक मंझी हुई सियासी पार्टी की सोच, जो कि पीपल्स पार्टी की सोच अब तक नज़र आ रही। बिलावल की सोच जो नज़र आ रही है इसको आप कहेंगे मंझी हुई सियासी सोच। तहरीक अदम एतमाद लाना अपोजिशन जमातों का बुनियादी हक है। इस तहरीक में अपोजिशन कामयाब भी हो सकती है और याद रखिएगा नाकाम भी हो सकती है, लेकिन नून लीग पीपल्स पार्टी को शक की नज़र से देख रही है कि वो कहीं जानबूझकर हमें इस अदम एतमाद की तहरीक में भी शर्मिंदा कराने का बाइस ना। और यही वजह है कि जेयूआई भी बिलावल से खुश नहीं है। मौलाना साहब का क्लिप होगा टीम, ज़रा नाज़रीन को सुनाइएगा क्या कहते हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब। जेयूआई के मौजूद सरबरा के बारे में ज़राए ने खबर दी है कि वो पीडीएम की सदारत छोड़ना चाहते हैं। मौलाना साहब ने अलबत्ता
अलबत्ता इसकी तरदीद कर दी है। लेकिन वो कहते हैं ना कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के, और यहाँ भी यही वाली बात बिल्कुल फिट आती है। तरदीद तो आ गई लेकिन गड़बड़ है, गड़बड़ ज़रूर है, इस पर पर्दा डाला जा रहा है, बड़ी महारत के साथ पर्दा डाला जा रहा है। एक बात तो तय है नाज़रीन के PDM के सरबराह बिलावल से खुश नहीं है, और इनसे जब भी बिलावल और उनके दरमियान इख्तिलाफात के बारे में पूछा जाता है, आपने नोट किया होगा, गौर किया होगा कि इन्होंने ना तो इसका इनकार किया और ना ही इकरार किया। सिर्फ इतना कह देते हैं कि कुछ बातें मीडिया के लिए भी छोड़ देनी चाहिए। अब इनकी इस बात से एक बात तो क्लियर है, बिल्कुल वाज़ेह है कि कोई ना कोई मसला है, कोई ना कोई प्रॉब्लम है, दाल में कुछ काला ज़रूर है। अब ऑपोजिशन 11 PDM की 11 सियासी जमातों की इस टीम का असल मुकाबला तो हुकूमत से है, लेकिन अपने अपने मुफादात और अपने अपने मुकदमात की वजह से PDM के अंदर ये जो इख्तलाफात का मैच चल रहा है, इसका नतीजा बहुत करीब है, बहुत करीब। पीपल्स पार्टी वज़ीर आज़म से इस्तीफ़ा लेने के लिए आइनी रास्ता इख्तियार करना चाहती है, जो कि एक मंझी हुई पार्टी की सोच है, जो कि सामने आई। पीपल्स पार्टी ने ये प्रैक्टिकली बताया कि वो एक मंझी हुई सियासी पार्टी है और इसकी नून लीग और JUI मुखालिफ भी हैं। अब देखिए कि आपस में बात इनकी बनती है या बिगड़ती है, लेकिन अभी जो हालात हैं, जो सिचुएशन है, सूरत हाल, इसको देख के लग रहा है कि पीपल्स पार्टी की इस तजवीज़ की वजह से इस्तीफ़ों और लॉन्ग मार्च की ये जो फिल्म है ना, इसका एंड सीन हो गया है। अगर देखा जाए तो अपोजिशन हुकूमत के लिए कोई ख़ता नहीं कर रही है, लेकिन हुकूमत के अपने हुकूमत के लिए मसाइल पैदा कर रहे हैं। शिबली फराज और शहबाज गिल के इख्तिलाफात का क्लिप होगा, टीम ज़रा चलाइएगा। मुझे लकड़हारे वाली एक कहानी याद आ गई, बचपन में आप सब ने पढ़ी होगी, मैंने भी पढ़ी होगी, कि जब लकड़ियाँ इकट्ठी थीं तो उनको कोई नहीं तोड़ सका, जब लकड़ियाँ अलग अलग करके दी गई तो आसानी से टूट गई। जब आपस में इख्तलाफात होंगे, आपस में आप लोग एक पेज पर नहीं होंगे, आपस में आप लोग एक नहीं होंगे, आप लोगों में इत्तेहाद नहीं होगा, तो आप कमज़ोर हैं। कोई भी पार्टी है वो कमज़ोर है। जब आपस के इख्तलाफात सामने आ जाए तो फिर मुखालिफिन को भी बातें करने का मौका मिल जाता है, मुखालिफिन का कॉन्फिडेंस भी ज़्यादा हो जाता है और मुखालिफिन को साजिशें करने की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहती, याद रखिएगा। और अच्छा, वफाकी वज़ीर बराए इत्तलात शिबली फराज ने शहबाज गिल को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से ये कहकर रोक दिया कि ये उनका काम नहीं है। और इसमें कोई शक नहीं कि वफाकी हुकूमत की काबीना में ये जो गैर मुंतखब अरकान है, ये इमरान खान साहब के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम पैदा कर रहे हैं। लेकिन खान साहब को इस बात का एहसास नहीं है, लेकिन यकीन से मैं कहती हूँ कि जल्द एहसास हो जाएगा। पैराशूटर्स समझते ना जनाब, पैराशूटर किसे कहते हैं? पैराशूटर्स को कोई ख़तरा नहीं होता, क्योंकि उन्होंने कौन सा अवाम में जाना होता है, उनको कौन सा अवाम ने इलेक्ट किया होता है कि वो अवाम को जवाब दे होते हैं या अवाम के सामने उन्हें अपनी इज्जत बचानी होती है। ये बात वो सोचता है जो अवाम के ज़रिए मुंतखब होकर आता है, अवाम के ज़रिए इलेक्ट होकर आता है, अवाम उसको एतमाद का वोट देती है। पैराशूटर को कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं होती। अब जो शिबली फराज और शहबाज गिल, इनसे ज़्यादा हुकूमत के लिए एक और बहुत बड़ी मुश्किल है, बहुत बड़ी मुश्किल, वो है पंजाब। पंजाब में ये जो PTI के नाराज़ रुकन ख्वाजा दाऊद सुलेमानी ने परवेज़ इलाही से मुलाकात की, कल मेरे प्रोग्राम में भी वो आए थे, आपने सुना होगा उनको। अब इसे सियासी हल्के वज़ीर आला पंजाब के लिए बाकायदा ख़तरे की घंटी करार दे रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि इस खतरे की घंटी को परवेज़ इलाही उस्मान बुज़दार को हटाने के लिए इस्तेमाल करेंगे, और अगर ऐसा है तो फिर हुकूमत के लिए बहुत बड़ी मुश्किल थी है। अब देखना ये कि वज़ीर आज़म अपने जो अंदरूनी मामलात हैं उनको एक सही या दुरुस्त सम्त में किस तरह से लेकर चलते हैं। और मेरा मशवरा है कि वो सोच समझ कर फैसला करें, इक़्तिदार के गुरूर से बचें, वरना जैसा हाल कहानी में बारासिंगा का हुआ था जो मैंने आपको सुनाई, ऑपोजिशन को इसका गुरूर लेकर डूबा, ऐसे ही इन्हें भी नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि गुरूर का पहिया सियासत में नहीं चल सकता और ना ही ऐसे चले। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। हुकूमत मुखालिफ अपोजिशन इत्तेहाद में इख्तलाफात आप देख रहे हैं कि जी एक बार फिर खुलकर सामने आ गए हैं। मौलाना फजलुर रहमान बिलावल और मरियम साहिबा से नाराज़ दिखाई दे रहे हैं। कहते हैं कि अगर बिलावल और मरियम ने खुद ही फैसले करने हैं तो मुझे सरबराही आखिर क्यों दी गई। अच्छा, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की जानिब से इन हाउस तब्दीली, सेनेट इलेक्शन और ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेने का फैसला PDM को एतमाद में लिए बगैर किया गया। बिलावल और मरियम इत्तेहाद के फैसले तनहा कर रहे हैं। ज़राए के मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान साहब ने यह भी कहा है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग अपने फैसले PDM पर बाकायदा मुसल्लत कर रहे हैं। इस हवाले से मौलाना फजलुर रहमान साहब ने नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी से गिले शिकवे भी किए, जिस पर आसिफ अली जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब की मौलाना फजलुर रहमान साहब से गुफ्तगू हुई और उन्होंने कहा कि इत्तेहाद बरकरार रहना चाहिए हर हाल में।
अच्छा नाज़रीन, मौलाना ने खुद इस बात की तो तरदीद की है कि वो पीडीएम की सदारत छोड़ना चाहते हैं, लेकिन अगर इत्तेहादी पार्टीज़ के अलग अलग समत में बढ़ते जो कदम हैं ये पीडीएम के लिए कोई अच्छा इशारा नहीं दे रहे, तो पीडीएम को मुत्तहिद रखने के लिए जेयूआई की अब आखिर क्या हिकमत अमली होगी? क्या एक बार फिर मौलाना साहब की तहरीक खामोशी से ख़त्म हो जाएगी, या अब भी इमरान खान साहब की कुर्सी को कोई ख़तरा हो सकता है? ये जो सवालात की गुत्थी इसको सुलझाने की कोशिश करेंगे। सवालात का बॉल मैं फेंकूंगी मेहमानों के कोर्ट में। मेरे साथ दो मौजूद मेहमान मौजूद है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। जेयूआई फेके हाफिज़ हमदुल्ला साहब, बहुत शुक्रिया हाफिज़ साहब ज्वाइन करने के लिए। और सीनियर एनालिस्ट किसी तारुफ के मोहताज रज़ा रूमी साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया रज़ा ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले हाफिज़ साहब मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। पिछले एहतजाजी मार्च में भी जेयूआई को नून लीग और पीपल्स पार्टी पर तहफ़्फ़ुज़ात थे और अब भी हैं। सरबराही भले मौलाना साहब के पास है, लेकिन इस्तीफ़ों से तहरीक अदम एतमाद की जो तजवीज़ तक गवाह के फ़ैसले तो यही पार्टियां कर रही हैं। हाफिज़ साहब, ये क्या मामला है, ज़रा समझाने की कोशिश कीजिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा। देखिए, बुनियादी तौर पर आप जो माजी का हवाला दे रहे हैं, माजी में भी जमीयत उलमा इस्लाम और दीगर पार्टियों का आपस में जो भी तहरीक चली आज़ादी मार्च तक, इसमें तमाम पार्टियों की मुशावरत शामिल थी। उस वक्त राबर कमेटी हुआ करती थी, लेकिन जिस तरीके से हम मिलियन मार्च और आज़ादी मार्च में मुअस्सर अंदाज में थे, उस हद तक पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी नहीं थी। और ये सिर्फ बदनीयती की बुनियाद पर नहीं, ये बाकायदा मुशावरत के नतीजे में, क्योंकि दोनों पार्टियों ने कहा कि हमारी कोई तैयारी नहीं है, लेकिन जा बजा जब हमारी मार्च कराची से रवाना हो के इस्लामाबाद तक, जहाँ पीपल्स पार्टी की अक्सरियत जिन जिन अजला से हम गुज़रते वहाँ वो इस्तकबालिया और दीगर मुख्तलिफ़ तरीक़ों से वो हमारे इस्तकबाल भी करते और ताउन भी करते। फिर मुस्लिम लीग नून का भी यही सूरत हाल थी। लिहाजा उस सिलसिले में मेरे ख़्याल में उस वक्त भी जमीयत उलमा इस्लाम का मौक़िफ़ वाज़ेह था और दीगर पार्टियों की हमारे साथ ताउन, हिमायत, सपोर्ट कहाँ तक होनी चाहिए वो भी जमीयत उलमा इस्लाम उस पर कन्विंस थी। अलबत्ता बाद में अगर कुछ चीज़ें आई हैं वो भी मीडिया के सामने है, हमारे शिकवे, हमारे तहफ़्फ़ुज़ात, ख़दशात इन दोनों बड़ी पार्टियों से। लेकिन 20 सितंबर के बाद जब पीडीएम तश्कील हुई, उसके बाद तमाम 9-10 पार्टियाँ आपस में मुत्तहिद है। जितने भी फैसले होते हैं वो मुत्तहिदा तौर पर मुत्तहिदा प्लेटफार्म से पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट, जिसको मौलाना फजल रहमान साहब लीड कर रहे हैं, उसकी मुशावरत से होती है। अब आइए, आपने अदम इत्तेमाद तहरीक की बात की कि बात इस्तीफ़ों से, बाई इलेक्शन से, बिल्कुल बाई इलेक्शन की बात हुई थी, इस्तीफ़े देने की बात हुई थी, सीनेट इलेक्शन में हिस्सा न लेने की बात हुई थी, लेकिन बाई इलेक्शन का फैसला फिर दोबारा ऐलान हुआ कि जाएंगे, ये भी मुशावरत से हुआ। और इस्तीफ़े कब देंगे, 31 दिसंबर तक अपनी लीडरशिप को, हर पार्टी की लीडर को अराकीन यासिन में वो दिए उन्होंने। कब देने इस्तीफ़े ये फैसला क़यादत करेगी पीडीएम की। मार्च में सेनेट इलेक्शन में हिस्सा लेना नहीं लेना, ये भी फैसला मुशावरत से हुआ। कोई इस किस्म की बात नहीं है कि मुशावरत से हट के पीएमएलएन फैसला करती है या मुशावरत से हट के पीपीपी फैसला करती है। उनकी एक राय होती है, उस राय का इजहार बेशक वो बायर करते हैं, लेकिन फैसला फिर वहाँ प्लेटफार्म पे होता है। आज अगर बिलावल ने अदम एतमाद की तहरीक की बात की है कि अदम एतमाद की तहरीक को मूव करना चाहिए, इसके ज़रिए हमने इमरान खान को फारिग करना है, ये उनकी एक राय है। आपको याद है कि इसके बाद फौरन आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा कि इससे फ़ायदा उठा के हुकूमत बुखलाहट का शिकार है, खौफ का शिकार है, हुकूमत मरऊब है, इसलिए हुकूमत की कोशिश रोज़ अव्वल से ये है कि पीडीएम को किसी न किसी सूरत में उनका कबाड़ा करें। लेकिन पीडीएम आज भी मुत्तहिद है। ये फैसला कि आदमी इत्तेमाद की तहरीक, लॉन्ग मार्च, इस्तीफ़े कब देनी है, ये फैसला 4 फरवरी को फिर पीडीएम की सरबराह उनका इजलास है, उसमें बहुत सी चीज़ें सामने आएगी। ये तमाम अफवाहें जो आज मैं मीडिया पर देख रहा हूँ कि मौलाना फजल रहमान साहब ने आसिफ अली जरदारी साहब को और मियाँ नवाज शरीफ साहब को धमकी दी है कि मैं सरबराही छोड़ने जा रहा हूँ, आप लोग ये क्या कर रहे हैं, ये बिल्कुल बेबुनियाद बात है, मन गढ़ंत बात है, ये बिल्कुल
सिर्फ और सिर्फ अफवाह की हद तक और कुछ भी नहीं है। इसलिए जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना साहब पीडीएम को लीड कर रहा है और 4 फरवरी को पीडीएम का सरबराही इजलास है। जो भी फैसले होंगे मुशावरत से होगी, इत्तेफाक से होगी। हाँ, एक बात है वो ये कि जो भी जिस पार्टी की जो भी राय है वो राय वक्त से पहले उसका इजहार न करे, वो प्लेटफार्म पे करे, पीडीएम के इजलास में करे, क्योंकि उससे फिर मुखालिफ फरीक मुखालिफ जो है वो इससे गलत फ़ायदा उठाते हैं, वो इंतशार पैदा करने की कोशिश करते हैं। ये एक बात है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। ठीक है जी, ठीक है। अच्छा ठीक है हाफिज साहब, आपका डिटेल में पॉइंट आ गया, मैं आपको इंटरप्ट नहीं करना चाह रही थी। रज़ा, आपने हाफिज साहब को भी सुना, मैं आपकी तरफ आना चाहती हूँ। रज़ा रूमी साहब, ये फिर कहाँ से खबरें आ जाती हैं? वो तो कह रही थी तमाम लोग एक पेज पर ही। आपको लगता है कि पीडीएम की तमाम जमातें एक पेज पर हैं और मौलाना साहब वाकई किसी से कोई नाराज़ नहीं है, कोई नाला नहीं, मौलाना साहब की ही चल रही है पीडीएम? देखिए, जहाँ तक तो फॉर्मल सदारत का ताल्लुक है तो मौलाना साहब हैं, उसके पीडीएम को लीड कर रहे हैं, लेकिन क्या पीडीएम की पार्टियां एक पेज पर हैं? अब ये तो बहुत अयां है और जाहिर हो चुका है कि वो एक पेज पे नहीं है। जहाँ से बात शुरू हुई थी, मौलाना फजलुर रहमान साहब तो पिछले साल भी अपना जो है धरना करना चाह रहे थे और लोग भी ले आए और बैठे रहे, और उस वक्त इन 2 बड़ी जमातों ने उनका साथ उस तरह से ना दिया जैसा कि वो तवक्को करे थे। फिर कहीं 2020 में इनकी दोबारा जब पीडीएम का इत्तेहाद कायम हुआ है सितंबर में, उसके बाद शुरू में जो ऐलानात किए गए, जो हिकमत अमली तय की गई, उसमें आपने देखा है कि वक्तन फ़वक्तन तब्दीलियां होती रहीं और इससे और तारीखें आगे होती रहीं और जो अप्रोच है वो बदलती रही। और उसमें बड़ी एक वाज़े बात है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कि इस सिस्टम का हिस्सा है, वो इस सिस्टम को मज़ीद बिल्कुल धकेलना नहीं चाहती, बिल्कुल गिराना नहीं चाहती, क्योंकि उनकी सिंध में भी गवर्नमेंट है, सेनेट में उनकी अच्छी खासी तादाद है, वो और सीटें सेनेट में लेना चाहते हैं। और इसीलिए वो ये जो पॉलिसी है फजलुर रहमान साहब की और नवाज शरीफ साहब की और मरियम की, वो थोड़े से एक फ़र्क पेज पर हैं। अब क्या इन तमाम इख्तलाफात से पीडीएम टूट जाएगा? मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि पीडीएम की जमातें जो हैं, अब वो उसमें जो जमातें हैं उन सब की ज़रूरत है पीडीएम में रहना और इस इत्तेहाद को बरकरार रखना। लेकिन इस सारी जो मुख्तलिफ आरा और मुख्तलिफ जो इनके दरमियान डिफरेंसेस हैं, उससे ये ज़रूर हुआ है कि पब्लिक परसेप्शन जो है वो बन गया है और हुकूमत ने उसको मुकम्मल तौर पे एक्सप्लॉइट भी किया है कि पीडीएम जो है वो अंदर से जो है निफाक का शिकार है। और जब एक तहरीक में निफाक आ जाता है तो फिर जाहिर बात है जो लोग उसको फॉलो भी कर रहे होते हैं वो भी देखते हैं कि भाई ये लोग कर क्या रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। क्योंकि पहले तो ये लॉन्ग मार्च वगैरह जो था ये जनवरी में होना था, अब जनवरी तो बिल्कुल हम उसके बिल्कुल आखिर में हैं, अब फरवरी अब मार्च में सेनेट के बाद हिस्सा ले रहे हैं। तो आप देखें ना, थोड़े थोड़े यू टर्न्स उन्होंने भी सीख लिए खान साहब से। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि इसको इत्तेहाद को चलाना थोड़ा सा। तो रज़ा, इसी बात से तो लोग ये कंक्लूड कर रहे हैं ना कि इत्तेहाद इतना ज्यादा नहीं है, तमाम लोग एक पेज पर नहीं है, बुखलाहट का शिकार ही कहते हैं कि हुकूमत है, तो लोग कहते हैं कि पीडीएम वाले भी तो बुखलाहट का शिकार है ना। इससे आप कंफ्यूजन नहीं कहेंगे ना, जो यू टर्न लिए जा रहे हैं, तारीख पे तारीख तब्दील किए जा रहे हैं प्लान्स? जी बिल्कुल। तो देखिए, बिल्कुल अंदर जो डिफरेंसेस हैं वो अब तो खुल के सामने आए हैं, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग ये कैसे समझ नहीं आ रही कि करना क्या है, कौन सा प्लान कामयाब होगा, कौन सा नहीं होगा, या इनको भी लगता है कि जो प्लान हम कर रहे हैं वो कामयाब तो होगा नहीं, कुछ हाथ तो आएगा नहीं, फिर कुछ और किया जाए, फिर कुछ और क्या होगा, इसलिए समझ नहीं आ रही। बिल्कुल ऐसा है कि वो नहीं, देखिए प्लान तो इनका जाहिरी बात है ना, हदफ तो ये है कि किसी तरह से इमरान हुकूमत को गिराया जाए और इस्टेब्लिशमेंट जो है उसको या तो पुश किया जाए या उससे कोई रीनेगोशिएट किया जाए। अब मसला ये आ रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो तो लग रहा है कि उनकी पींगें बढ़ रही हैं, और मुस्लिम लीग नवाज ग्रुप जो है उसके अंदर भी कैंप्स मौजूद हैं। एक कैंप जो कि हावी कैंप है मियां नवाज शरीफ और उनकी साहिबजादी का, वो मौलाना फजलुर रहमान साहब की पॉलिसी से करीब है। लेकिन दूसरा कैंप जो है, जो शहबाज शरीफ साहब और दूसरे अमलियत पसंद लोग हैं, वो ये चाहते हैं कि भाई इस्टेब्लिशमेंट से टक्कर ना ली जाए, कोई रास्ता निकाला जाए। तो अब देखें ना, एक सिर्फ पार्टियों का आपस में भी मसला है और पार्टियों के अंदर भी मसाइल हैं। इसलिए ये जो इत्तेहाद है ये इसलिए आगे नहीं बढ़ा, इसका वो असर नहीं हो रहा
जिसकी के बहुत लोगों ने पेशिन गोइयां की थी शुरू में। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। रजा, आपकी इजाजत से मैं हाफिज साहब की तरफ दोबारा आना चाहूंगी। हाफिज साहब, आपने रजा रूमी साहब को भी सुना। अब ये जो लॉन्ग मार्च है अगर हुआ तो हाफिज साहब इसकी मंजिल क्या होगी, जरा बता दीजिएगा। इस्लामाबाद होगी या फिर रावलपिंडी होगी? आप लोगों ने कुछ तो सोचा होगा क्योंकि पीडीएम की सरबराही तो आपके पास ही है। क्या प्लानिंग है आप लोगों की? देखिए डॉक्टर साहिबा, हमारी बुनियादी अहदाफ वो मालूम है। 26 नुकात भी आपके सामने है। 12 जो मिसाक पाकिस्तान के नाम से पूरी पीडीएम ने मुत्तफिक हो के एक एलामिया और डिक्लेरेशन कौम के सामने रखा, वो भी सबके सामने है। हमारा बुनियादी हदफ ये है कि इस मुल्क में जमहूरियत नहीं है, खामोश मार्शल लॉ है। हमारा बुनियादी हदफ ये है कि इस मुल्क में पार्लियामेंट खुद मुख्तार नहीं है, इधर फैसले या IMF के कहने पे होता है या FATF के कहने पे होता है। असल अथॉरिटी पार्लियामेंट नहीं है, IMF है या FATF है। हमारा मानना यह है कि इस हुकूमत के आने से मईशत ज़मीन बोस हो गई, खारिजा पॉलिसी यहाँ तक नाकाम हुई कि दोस्त ममालिक भी नाराज़ हो गए, यहाँ तक कि चीन भी हम पर एतमाद नहीं कर रहा। हमारा मानना यह है कि इस मुल्क में एक तरफ आवाम है, दूसरी तरफ हमारा इस्टेब्लिशमेंट है। दिन ब दिन इसमें दूरी आती जा रही है। तो इसलिए हम कहते हैं कि इस हुकूमत की वजह से ये तमाम खराबियाँ आ गई। अब इस हुकूमत का जब एक मुसल्लत करदा हुकूमत है, नस्ब शुदा हुकूमत है, जिसको हम सेलेक्टेड कहते हैं, इनकी कैबिनेट में सारे वो लोग हैं या तो सेलेक्टेड है या इम्पोर्टेड है या डुअल नेशनल है, और ये हुकूमत खुद भी एक पेज पर नहीं है। आप मुझे बताइए कि पंजाब के वज़ीर आला, पंजाब के स्पीकर और गवर्नर ये एक पेज पर है, आलिम खान को भी साथ मिला है, ये 4 एक पेज पर है। आप मुझे बताइए आज वज़ीर आज़म का मामून ख़ुसूसी शाहबाज गिल और शिबली फराज की वीडियो आपके सामने, ये दोनों एक पेज पर है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, और मुस्लिम लीग काप के सामने वो आप कहते हैं कि पीडीएम का असर नहीं है। कैसे नहीं है असर, कैसे अच्छा नहीं? हाफिज साहब, सॉरी मैं की बात काट रही हूं, इस बात को तो पीडीएम वालों से पूछे ना तो बड़ा पॉजिटिव एंगलिंग करेंगे इसकी। वो इस बात का बड़ा क्रेडिट लेंगे कि जो एक पेज पर हम नहीं है, ये जमहूरियत है, यहाँ पे आपको आजादी इज़हार राय दिया जाता है। वो कहते हैं हमें किसी से खिलाफ कर सकते हैं, ये जमहूरियत है। तरजीहात में रियासत और कौमी उमूर नहीं है, इनकी तरजीहात में पार्टी है और पीडीएम पूबिया हुआ है उसको। अच्छा हाफिज साहब, आपने मुझे सुना जो आप पॉइंट रेस कर रहे हैं ना, अगर आप पीटीआई वालों से पूछें तो इस बात का क्रेडिट लेते हैं, इसको पॉजिटिव वे में लेते हैं। वो कहते हैं कि जी अगर हम लोग एक पेज पर नहीं है और हमारी पार्टी के कुछ लोगों की राय किसी चीज़ को लेकर मुख्तलिफ हो सकती है, इसी को जमहूरियत कहते हैं कि आज़ादी इज़हार राय है, हम एक दूसरे पर अपनी राय मुसल्लत नहीं करते, हर किसी की अपनी एक राय है। देखिए, अगर राय का एहतराम वो करते हैं तो जस्टिस रिटायर वजीहुद्दीन ने भी इनके बारे में एक राय दी थी, उनको क्यों फिर धक्का दे दिया ना? हामिद खान भी इनका कैंडिडेट था, इनका एक मोतबर आदमी था, उनकी भी एक राय थी, वो कहाँ है? अकबर एस बाबर भी इनका बानी रुकन था, उनकी भी एक राय थी, वो कहाँ है? वो जो KPK में वज़रा ने अपने वज़ीर आला पे करप्शन के इल्ज़ाम लगाया, उनको फ़ौरन फारिग करके वो तो भी एक राय थी, वो कहाँ है? वो एहतसाब कमीशन जो KPK में उन्होंने एहतसाब शुरू किया, पंदा जाके परवेज खटक के सामने नजर आ रहा था। ठीक है जी हाफिज साहब, ठीक है। रजा रूमी साहब की तरफ मैं आ रही हूं, आपकी तरफ आती हूं। अच्छा रजा, मौलाना साहब कहते हैं कि हुकूमत के लिए हम लोग जमा हुए, लेकिन जमा की बजाय तो माइनस वाली सिचुएशन नजर आ रही है। जमा की बजाय हम माइनस देख रहे हैं कि सूरत हाल में माइनस हो रहा है। क्या आपको लगता है कि जो तहरीके अदम एतमाद है उस पर ये लोग एक पेज पर आ जाएंगे, हुकूमत को टफ टाइम दे पाएंगे, या अब तक जो सूरत हाल सामने से हुकूमत का मोराल, हुकूमत का कॉन्फिडेंस मजीद बढ़ता हुआ नजर आ रहा है? जी देखिए, जहाँ तक अदम एतमाद का ताल्लुक है तहरीक का, तो आपने देखा कि स्पीकर संजरानी जो सेनेट के चेयरमैन हैं, उनके खिलाफ एक लाई गई थी तहरीक जो कि नाकाम हो गई। इन्हीं बड़ी पार्टियों के लोगों ने बगावत करके उनको या वोट संजरानी साहब को दे दिया, PPP और PMLN की जो पार्टीज थी। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या जरदारी साहब जो है वो बड़े कॉन्फिडेंट हैं कि उनके पास नंबर हैं और उनके पुराने ताल्लुकात हैं PML Q से, तो वो उन ताल्लुकात की बिना पर वो शायद ये चीज़ ये बाजी खेल जाएं। लेकिन दूसरी तरफ ये भी सच्ची बात है कि जब तक कोई इशारा ना हो तहरीके अदम एतमाद को कामयाब करना बहुत मुश्किल होता है। अगर हम 1990 में देखें तो बेनज़ीर भुट्टो की जो पहली हुकूमत थी
उसमें भी तहरीक अदम एतमाद नाकाम हो गई थी। हालांकि उस वक्त की जो इस्टेब्लिशमेंट थी वो तहरीक अदम एतमाद को सपोर्ट करी थी, लेकिन हुकूमत वक्त के पास बड़े वसाइल होते हैं, बड़ी पावर होती है कि वो इस ऐसी तहरीकों को से निमट सकती है। तो मुझे तो ज़ाती तौर पे यही लगता है कि इस तहरीक के कामयाब होने के बहुत कम चांसेस हैं, ना होने के बराबर है फिलहाल। ठीक है जी, ठीक है। रज़ा रूमी साहब को लगता है कि इस तहरीक के कामयाब होने के चांसेस बहुत कम है, बल्कि ना होने के बराबर है। बहुत शुक्रिया रज़ा रूमी साहब आपके वक्त के लिए। हाफिज़ साहब मेरे साथ हैं, रज़ा साहब की कहीं और भी कमिटमेंट थी, उन्होंने जाना था। अच्छा हाफिज़ साहब, आपकी तरफ आना चाहूँगी कि मौलाना साहब का दावा है कि PDM तहरीक ने ऑलमोस्ट अपने क्या कहते हैं 70% 70% जो मकासद है वो पूरे कर लिए हैं। ज़रा समझा दें हाफिज़ साहब, ये 70% कौन से मकासद पूरे हुए? वज़ीर-ए-आज़म साहब से इस्तीफ़ा आपको चाहिए था, उन्होंने अभी तक इस्तीफ़ा नहीं दिया, ना आप लोगों के इस्तीफ़े आए हैं, ना ही हुकूमत मुस्ताफ़ी होने को तैयार है आने वाले दिनों में भी, मुस्तबिल करीब में भी। फिर कौन से 70% मकासद जो आप लोगों ने पूरे कर लिए हैं? देखिए, आपको मालूम है कि हुकूमत जब हुकूमत करती है वो सिर्फ बयानात के हद तक महदूद नहीं हुआ करता, कुछ परफॉर्मेंस होता है उसका, कुछ कारकर्दगी होती है उसका। पहले आगे जब PDM की तश्कील नहीं हुई थी उस वक्त मैदान उसके लिए खुला था, वो जो कुछ भी कहते कौम एतमाद करती थी। लेकिन आज आप मुझे बताइए, दो तीन चीज़ें, बुनियादी चीज़ इस मुल्क के लिए, रियासत के लिए रेल की हड्डी की हैसियत जो रखता है वो है आपकी मईशी प्लान और आपकी मईशत। आप मुझे बताइए, आपकी मईशत 5.5 से जाके अभी मनफी पे खड़ा है। पहले आम आदमी को इसका कोई इल्म नहीं था। PDM की तहरीक की वजह से उसमें शऊर आया कि वाकई मईशत तबाह हो चुकी है। इसी तरह हुकूमत ने जो वादे किए थे, जो दावे किए थे आवाम के साथ, कानून नौकरियों का, बेरोज़गारी के ख़ात्मे का, महंगाई के ख़ात्मे का, PDM की तहरीक से आवाम में शऊर आ गई। जब भी PDM ऐलान करती है लाखों लोग उनके जलसों में शरीक होते हैं, यही कामयाबी है। तीसरी बात यह है कि इनकी खारजा पॉलिसी का आवाम को कोई इल्म नहीं था। आज PDM की तहरीक की वजह से, हुकूमत की कारकर्दगी को काउंटर करने की वजह से आज आवाम, हर रेडी चापड़ी वालों को पता है कि इस मुल्क में हुकूमत इमरान खान की है या मालूम कुव्वतों की है। और दूसरी बात यह कि खारिजा पॉलिसी हर आदमी को मालूम है कि यार सऊदी अरब तो हमारा दोस्त था, आज सऊदी अरब ने हमें $3 अरब दिए थे, वो वापस क्यों ले रहे हैं? ये हमारा दोस्त था, वो क्यों दोस्ती नहीं कर रहा? 73 साल में पहली दफ़ा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भारत का, इंडिया का, वो UAE और सऊदी अरब का दौरा कर रहा है। ये आम आदमी भी समझ गया। और चीन आपका देरीना दोस्त, वो एतमाद आप पर नहीं कर रहा जो कल कर रहा था, ये आम आदमी को भी पता है। तो जब खारिजा पॉलिसी, ये मकबूजा कश्मीर का मसला है, 73 साल में सकूत कश्मीर का मसला नहीं आया। 5 अगस्त 2019 में सकूत कश्मीर का मसला सानिया पेश आता है, उस मोदी के जरिए और तवस्सुत बशमूलियत ट्रंप उनका सहूलतकार था। लेकिन हमारे पाकिस्तान का जो ट्रंप था वो खुश था, मोदी को कामयाबी के लिए दुआएं दे रहे, सलामती कौंसिल में उनको वोट देते रहे, और कश्मीर के मसले का हल वो बता रहे थे कि 3 हिस्सों में तकसीम करना है। आम आदमी को यह पता नहीं था। आज मकबूजा कश्मीर में हर कश्मीरी को यह पता है, आज़ाद कश्मीर में हर कश्मीरी को यह पता है, पाकिस्तान में हर आम आदमी को यह पता है। तो लिहाजा जब वो एक कानून की बात करते थे, मुझे आपका शुक्रिया अदा करना है, मैं आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए एक और बात जानना चाहूंगी कि मौलाना साहब का, ठीक है, मौलाना साहब का सेनेट इंतखाबात में खुद हिस्सा लेने का कोई इम्कान है? हाफिज साहब के इस हवाले से मौलाना साहब ने किसी ख्वाहिश का इजहार किया? नो, मौलाना साहब को इस तहरीक के नतीजे में बाजी में बहुत से उनको पेशकश हुई है। बलूचिस्तान की गवर्नरशिप की, बलूचिस्तान में हुकूमत की, खैबर पख्तूनख्वा में बहुत बड़े बड़े ओहदे मौलाना साहब ने इनकार किया है। आज भी मौलाना साहब को जो भी पेशकश हो, मौलाना साहब उससे इनकार करता है, और मौलाना साहब की खुद भी ख्वाहिश नहीं है कि वो सीनेट में अभी भी मौलाना साहब को पेशकश की जाती है, आप ये कह रहे हैं? आ जाए। उनका बुनियादी हदफ, पूरी PDM का बुनियादी हदफ हुकूमत का खात्मा होना है। हाफिज साहब, अभी भी मौलाना साहब को पेशकश की जाती है, मौलाना साहब को अभी भी ऑफर्स दी जाती हैं, आप ये कह रहे हैं? मैं माजी की बात करता हूँ, अभी की बात नहीं करता हूँ। माजी की बात करता हूँ, अभी नहीं।
मौलाना साहब की कोई ख्वाहिश नहीं है इख्तिदार में आने का या इख्तिदार का हिस्सा बनने का या पार्लियामेंट का हिस्सा बनने का। मौलाना की कोई ख्वाहिश नहीं है। सही, ठीक है जी। आप माजी की बात कर रहे हैं, मैं इसलिए हैरान थी, मैंने कहा शायद आप कह रहे हैं कि अभी उनको पेशकश और अभी भी ऑफर्स आती हैं। ठीक है जी। हाफिज अब्दुल्ला साहब मेरे साथ मौजूद थे और बहुत शुक्रिया आपका आपके वक्त के लिए। और नाज़रीन, चेयरमैन सलीम बेग अब तक अपनी उसी हट धर्मी पर कायम है और अब तक किसी इदारे की जानिब से उनकी नाअहली पर कोई नोटिस नहीं लिया गया, बल्कि जो चेयरमैन पैमरा है उनकी नाअहली की आवाज़ उठाने के जुर्म में हर चंद दिन के बाद कोई ना कोई बहाना तलाश करके कभी नोटिस भेजता है तो कभी लाइसेंस ही मुअत्तल कर देता है। हमारी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से और मुतल्लिका हुकाम से आज ये गुजारिश है, बल्कि हम रोज़ाना की बुनियाद पर गुजारिश करते हैं अपने अपने प्रोग्राम्स में, न्यूज़ बुलेटिन में भी, कि चेयरमैन पैमरा सलीम बेग को फौरी उनके ओहदे से हटाया जाए और किसी अहल शख्स को मेरिट की बुनियाद पर इस कुर्सी पर, इस ओहदे पर लाया जाए और बिठाया जाए और प्रैक्टिकली ताकि पता चले, साबित हो कि ये है नया पाकिस्तान जहाँ पे मेरिट की धज्जियाँ उड़ाई नहीं जा सकती इस तरह। इसी के साथ डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान को दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की, दुआओं में याद रखेगा, अपना अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखेगा। अल्लाह ने के बाद सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।